नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका पारस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर और शिक्षा के इस डिजिटल रंगमंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अपनी दो पिछली क्लासेज हो चुकी है जिनमें हमने कुंभा की जो आरंभिक विजय थी उनकी हमने चर्चा की। उसी क्रम को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। लास्ट में हमने जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी कि मेवाड़ के ऊपर जो मालवार गुजरात का जो संयुक्त आक्रमण हुआ था उस आक्रमण को किस प्रकार से कुंभा ने विफल किया और कैसे उस संयुक्त आक्रमण में विजय श्री प्राप्त की थी। उसी क्रम को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अब कुंभा की जो अन्य विजय हैं उनकी ओर हम दृष्टि डाल रहे हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुंभा ने एक तो हाड़ौती क्षेत्र को जीता था। कौन सा क्षेत्र को? हाड़ौती क्षेत्र को। एक आबू सिरोही क्षेत्र को जीता। मंडोर सोजत पर भी इसका अधिकार रहा था। तो उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं अपने उसी बिंदु की ओर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कुंभा की आबू सिरोही विजय। कुंभा की आबू सिरोही विजय 1437 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि कुंभा के समकालीन आबू या सिरोही का शासक कौन था। तो हमें सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि कुंभा के समकालीन सिरोही शासक सहसमल था। कौन था? सहसमल था। कहां का शासक? सिरोही का। किसके समकालीन? कुंभा के समय। कोई दिक्कत नहीं। कुंभा के पिता महाराणा मोकल की मृत्यु के समय जो अव्यवस्थाएं फैली थी उसी अव्यवस्था का लाभ उठा करके इस सहसमल ने मारवाड़ के कई क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया, मेवाड़ के कई क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया था, जिनमें से पिंडवाड़ा और इसके आसपास के गांव प्रमुख थे। तो सहसमल जो था इसने, किसने? सहसमल ने मेवाड़ की अव्यवस्था, और ये अव्यवस्था कब है? महाराणा कुंभा जब शासक बन रहे उस समय और जब महाराणा मोकल की हत्या हो जाती उस समय की बात कर रहे हैं। तो सहसमल ने मेवाड़ की अव्यवस्था, मेवाड़ की अव्यवस्था का लाभ उठाकर पिंडवाड़ा और उसके आसपास के गांव पर अधिकार कर लिया था। आसपास के गांवों पर अधिकार कर लिया था। किसने? सहसमल ने। कोई समस्या नहीं, चलें आगे। तो एक कारण तो अपने कुंभा द्वारा आबू सिरोही के ऊपर जो आक्रमण हुआ उसका एक कारण तो हमें ये प्राप्त हो जाता है कि जब महाराणा कुंभा शासक बने थे उस समय जो मेवाड़ की जो आरंभिक अव्यवस्थाएं थी उन अव्यवस्थाओं का लाभ उठा करके सिरोही के सहसमल ने पिंडवाड़ा पर आक्रमण किया, इसको जीत लिया और इसके आसपास के वो क्षेत्र जिनके ऊपर मेवाड़ का अधिकार था उन पर भी इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। किसने? सहसमल ने। एक कारण तो ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो क्या था इसका? किसका? कुंभा का, कि आबू सिरोही के ऊपर इसने अटैक किया। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये गुजरात मार्ग जो था, जो गुजरात से मेवाड़ के ऊपर आक्रमण होने का भय उत्पन्न कर रहा था, इस क्षेत्र को ही सुरक्षित रखना चाहता था। तो थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से ना इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं ना। जैसे हमने ये ले लिया मेवाड़, ये अपन गुजरात ले लेते हैं,
क्या? गुजरात। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो गुजरात के विरुद्ध मेवाड़ की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, किसकी? गुजरात से मेवाड़ के ऊपर होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए, संभावित आक्रमण अभी तक हुए नहीं है इस समय तक, है ना, तो इन आक्रमणों को रोकने के लिए इसने क्या किया? सिरोही और आबू के ऊपर अधिकार करना अनिवार्य समझा। तो दूसरा कारण जो है हम यही ले सकते हैं, जैसे एक तो अपनी ये हो जाता है, और दूसरा कारण हम यही कह सकते हैं कि गुजरात के विरुद्ध मेवाड़ की सीमा को ये सुरक्षित रखना चाहता था। गुजरात के विरुद्ध मेवाड़ की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए सिरोही पर आक्रमण है। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो अभी तक अपने जो है 3 चीजें आ रही है। पहला प्रश्न आता है कि कुंभा के समय आबू सिरोही का शासक कौन था? सहसमल था, एक चीज हो गई है। दूसरा प्रश्न आता है कि कुंभा ने 1437 ईस्वी में आबू सिरोही पर अधिकार किया क्यों? आखिर क्या कारण था कि इसने आबू सिरोही पर अधिकार किया? इसका पहला कारण क्या है कि जब महाराणा कुंभा शासक बनता है तो आरंभ में अव्यवस्थाएं हो जाती है। उन्हीं अव्यवस्थाओं का लाभ उठा करके सहसमल ने पिंडवाड़ा और उसके आसपास के उन क्षेत्रों पर, गांवों पर अधिकार कर लिया जिनके ऊपर मेवाड़ का अधिकार था। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था कि कुंभा जो है ये मेवाड़ का वो भाग जो गुजरात से आक्रमणों को रोक सकता है, यानी गुजरात के संभावित आक्रमणों को मेवाड़ की ओर न हो या मेवाड़ की सीमा को गुजरात की ओर से सुरक्षित रखने के लिए इसे इस आबू और सिरोही पर अधिकार करना अनिवार्य था। तो दूसरा कारण आ जाता अपने कि गुजरात के विरुद्ध मेवाड़ की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए इसने इसके ऊपर अधिकार किया। सही, 2 कारण आ जाते हैं। अब प्रश्न आया इसने आक्रमण किया कब? तो ये कुंभा जो है इसके ऊपर आक्रमण कर रहा है सिरोही के ऊपर 1437 ईस्वी में। कब? 1437 ईस्वी में। तो कुंभा ने सिरोही, आबू विजय के लिए 1437 ईस्वी में, कब? 1437 ईस्वी में डोडिया, कौन? डोडिया एक क्षेत्र है, डोडिया नरसिंह को भेजा। सही। अब डोडिया नरसिंह ने 1437 ईस्वी में आबू और सिरोही पर अधिकार कर लिया और सहसमल जो है अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए गुजरात सुल्तान की शरण में चला गया। कहां चला गया? गुजरात सुल्तान की शरण में चला गया। कौन? सहसमल। सहसमल अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए गुजरात सुल्तान लिख देते हैं ना, गुजरात सुल्तान की शरण में। गुजरात सुल्तान की शरण में चला गया। ठीक है। और यही कारण था कि जब गुजरात सुल्तान ने कुंभा के ऊपर आक्रमण किया था ना, कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने, तो उसका एक कारण यह भी था कि ये जो सिरोही वाले जो शासक थे वो अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए इसकी शरण में, गुजरात की शरण में चले गए थे और ये भी बार बार उसको पंच कर रहे थे कि वो उनको उनका राज्य पुनः दिलाए। तो हमने एक विजय पढ़ी है आज के चरण में, है ना, आबू और सिरोही की विजय। ठीक है,
3 से 4 प्रश्न आपसे पूछ सकता है। समकालीन शासक कौन था, कारण क्या था, है ना, और किसके नेतृत्व में विजय अभियान किया, 4, और फिर इसका परिणाम क्या निकला। तो परिणाम इसका ये था कि सिरोही शासक जो है गुजरात चला गया और गुजरात के शासक को फिर उकसाना, उसने भड़काना उकसाना प्रारंभ कर दिया कुंभा के विरुद्ध, है ना। तो एक ये भी सबसे बड़ा रीजन इसका रहा था। कोई समस्या नहीं। अगली चर्चा हम कर रहे हैं किसकी, कुंभा के समय की, और वो है अपने हाड़ौती विजय। कौन सी विजय, हाड़ौती विजय कुंभा की। कौन सी विजय थी, हाड़ौती विजय, सही। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कौन सा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी भाग, ये पूरा का पूरा कहलाता था हाड़ौती। क्या कहलाता था, हाड़ौती, सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और हाड़ौती विजय की है कुंभा ने 1446 ईस्वी में। कब, 1446 में कुंभा ने हाड़ौती पर अधिकार किया था, सही है। चर्चा कर लेते हैं कारण क्या था, है ना। देखो कारण जो है ना वो 2 थे। क्या थे, 2 कारण थे। पहला कारण क्या था कि कुंभा के समय जब कुंभा शासक बना था उस समय हाड़ौती का शासक जो है वो है बैरिसाल। कौन है, बैरिसाल है। इस समय हाड़ौती जो है ना पूरा एक ही है, बूंदी कह सकते हैं हम। कोटा अभी जो है अलग नहीं हुआ है, क्योंकि कोटा आगे जाकर के शाहजहां के काल में 1661 ईस्वी में बूंदी से अलग हो जाएगा। तो अभी जो है ना पूरा कोटा बूंदी ये पूरा एक ही है। इसको चाहे हम बूंदी विजय कहें तो भी सत्य है, और अगर आप कहीं हाड़ौती विजय पढ़ें तो भी सत्य है। अभी अलग अलग रियासतें नहीं है। कब बनेगी, 1661 ईस्वी में शाहजहां के काल में, 1631 ईस्वी में, क्षमा चाहता हूं, 1631 में शाहजहां के काल में, ठीक है। चलते हैं। तो कुंभा के समय हाड़ौती शासक, समकालीन हाड़ा शासक चौहान है, ध्यान रखना, बैरिसाल है। कौन है, बैरिसाल है, सही, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। महाराणा थेता और महाराणा लाखा, इन 2 शासकों ने बूंदी के विरुद्ध, हाड़ौती के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष चलाया था। कालांतर में महाराणा लाखा के समय बूंदी शासकों को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करवा दी गई। तो लाखा के समय बूंदी के जो शासक हैं वो मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन लाखा के बाद में जो मोकल शासक बना और मोकल के काल में जो अव्यवस्थाएं बनी, जो स्थापित हुई, जो गुटबाजी हुई, उसके कारण थोड़ी सी प्रशासनिक स्थिरता आ गई। और उसी प्रशासनिक स्थिरता का लाभ उठाया किसने, बैरिसाल ने। और बैरिसाल ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, जहाजपुर और मांडलगढ़ के ऊपर। किसके ऊपर, जहाजपुर और मांडलगढ़ के ऊपर। किसने, बैरिसाल ने। तो बैरिसाल ने जहाजपुर और मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। एक चीज हो गई, कोई समस्या नहीं, चलेगा आगे। अब जब कुंभा शासक बना तो कुंभा को जहाजपुर और मांडलगढ़ पर अधिकार करना अनिवार्य हो गया था। क्यों, क्योंकि ये दोनों वो क्षेत्र है जहां से मालवा के मेवाड़ पर होने वाले आक्रमणों को रोका जाना या रोके जाने में ये बहुत बड़ी दीवार का या अवरोध का कार्य करते थे। तो मालवा के मेवाड़ आक्रमणों को सुरक्षित रखने के लिए या मेवाड़ को मालवा के आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य था। एक चीज हो गई। दूसरी घटना क्या हुई, बैरिसाल के 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं बैरिसाल के। एक का नाम है भाण, है ना, और एक का नाम है सांडा। कौन है, भाण, दूसरा कौन है, सांडा, ठीक है। भाण बनता है बूंदी का शासक, सही, और सांडा इस समय
कोटा पर अधिकार करके बैठा हुआ है। इसका कोटा पर इस समय अधिकार है, लेकिन कोटा अलग नहीं है, एक ही है, बूंदी में ही है, ठीक है ना। अब भाण क्या करता है, ये मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की सहायता करता है। किसके विरुद्ध? कुंभा के विरुद्ध। सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसी समय भाण में और सांडा में भी वैचारिक मतभेद हो गए दोनों भाइयों में। तो उसी समय सांडा जो है कोटा पर अपना स्थायी अधिकार प्राप्त करने के लिए कि इसका पूर्ण रूप से कोटा पर अधिकार हो जाए, ये सांडा आ गया साहब कुंभा की शरण में। किसकी शरण में? कुंभा की शरण में आ गया। कौन? सांडा। सांडा कौन है? ये बैरिसाल का दूसरा पुत्र है जो जिसने कोटा पर इस समय अधिकार कर रखा है, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के 3 कारण हो जाते हैं इसके हाड़ौती विजय के। पहला, बैरिसाल जो है ना, इस बैरिसाल ने जहाजपुर और मांडरगढ़ पर अधिकार कर लिया था और इन दोनों को जीतना अनिवार्य था, क्योंकि मेवाड़ की सुरक्षा के लिए, मालवा की ओर से मेवाड़ की सुरक्षा के लिए इन पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य था। एक चीज होगी। दूसरा, बैरिसाल का पुत्र जब भाण बूंदी का शासक बना तो भाण ने भी क्या किया, मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की सहायता की कुंभा के विरुद्ध। तो एक ये भी कारण था। तीसरा कारण क्या था? बैरिसाल का दूसरा पुत्र सांडा जिसने कोटा पर अधिकार कर रखा था, ये कुंभा की शरण में चला गया। तो इन 3 कारणों से कुंभा ने हाड़ौती के ऊपर आक्रमण किया। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और कुंभा ने 1446 ईस्वी में जहाजपुर और मांडलगढ़ पर अधिकार किया। एक चीज होगी। दूसरी चीज, कालांतर में इसने पूर्णतः बूंदी शासकों को अपने अधीन कर लिया था। किसने? कुंभा ने। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। तो कुंभा ने बूंदी शासकों को पराजित कर पुनः मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करवाई। ठीक है ना। एक याद होगा, हमने एक अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें चर्चा की थी कि महमूद खिलजी प्रथम ने 1444 ईस्वी में आक्रमण किया था गागरोन पर, है ना। तो उस आक्रमण में भी ये भाण जो है ना, ये महमूद खिलजी को सहायता प्रदान करता है ना। तो उस युद्ध में भी इसकी जो नीति थी वो कुंभा के विरोध की थी और मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के सहयोग की थी। तो एक कारण वो भी था जिसके कारण इसने इसके ऊपर आक्रमण किया था और पुनः इनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। जहाजपुर मांडरगढ़ पर मेवाड़ का पुनः स्थायी अधिकार स्थापित हो गया था। कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार हमने 2 विजयों की चर्चा की है। किसकी? कुंभा की। एक आबू सिरोही की और दूसरी हाड़ौती की। चलें आगे, कोई समस्या नहीं। चलिए साहब आगे की ओर चल रहे हैं, अगली विजय की ओर चल रहे हैं। किसकी? कुंभा की। कुंभा की अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो विजय थी वो थी सोजत और मंडोर। कौन सी? सोजत और मंडोर विजय। किसकी? कुंभा की। सही। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ये अपने काम आएगा ये क्षेत्र जो है ना। अब मंडोर की विजय से पहले, है ना, हमें रणमल राठौड़ के वर्चस्व को समाप्त करना होगा। किसके? रणमल राठौड़ के वर्चस्व को समाप्त करना अनिवार्य होगा। तो अभी हम जो अपनी चर्चा करेंगे मंडोर सोजत की विजय से, तो उससे पूर्व हम चर्चा करेंगे रणमल राठौड़ के वर्चस्व को समाप्त कैसे किया गया। चाहिए उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि रणमल राठौड़ आखिर था कौन
और किस प्रकार उसने, यही हम चर्चा कर लेंगे, किस प्रकार वो मारवाड़ में राजनीतिक प्रमुख बनकर के उभरा था और कैसे उसने मेवाड़ की जो संरक्षक का पद था वो भी उसने प्राप्त किया था। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी ध्यान रखना है ना, चर्चा कर रहे हैं ना। देखो, मेवाड़ शासक है, मेवाड़ राणा लाखा लक्ष्य सिंह। ठीक है, राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ शासक रावचूड़ा है। कौन है? रावचूड़ा। तो मैं था ये बोल रहा हूं कि मेवाड़ को तो शासक है महाराणा लाखा लक्ष्य सिंह है। ठीक है, कि लाखा के टाइम पर मारवाड़ को राजा है, यानी मंडोर को, है ना, अभी जोधपुर तो वैसे को नहीं ना, तो मारवाड़ को शासक है रावचूड़ा, कोई दिक्कत को नहीं। अब साहब रावचूड़ा के दो पुत्र है, कितना पुत्र है? दो इके पुत्र है, कौन के? रावचूड़ा के। आप बड़ोड़ता की बात कर रहे हैं, पूरा सो अपन को लेन दोनों को नहीं है। सबसे बड़ो पुत्र है रणमल और दूसरा पुत्र है कान्हा। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, 1% भी। रावचूड़ा की एक रानी, कौन की रानी है? रावचूड़ा की, और ई रानी को नाम है किशोरी देवी। और आ है साहब चौहान, कहा ये किशोरी देवी चौहान, और एक किशोरी देवी चौहान को पुत्र है कौन? कान्हा। मैं था नहीं बता रहा हूं, महाराणा लाखा मेवाड़ को शासक है, एक टाइम पर मारवाड़ के मायने रावचूड़ो शासक हो। रावचूड़ा को बड़ो पुत्र है रणमल और दूसरा पुत्र है कान्हा। चला आगे, कान्हा की मम्मी को नाम है साहब किशोरी देवी चौहान। ठीक, और अब इतिहास को कटु सत्य जो को पहले का टाइम में भी हो, बार भी वो लागू हो रहे हैं, और आगे वाला टाइम में भी हमेशा आ चीज लागू रह ली साहब। और बात ही है, सुंदर स्त्रियों का वर्चस्व था, है और रहेगा। यानी फूटरी जी की लुगाएं वे ना, वह फूटरी लुगाया को प्रभाव पहली भी हो आदमियों को पुराने, आज भी है, और आबाला टाइम में भी हमेशा आ सुंदर लुगाया को, फूटरी लुगाया को प्रभाव हमेशा से रह लो। ठीक, अब ठेकाई हो, रावचूड़ा जो को मारवाड़ को शासक है, एक ही सबसु सुंदर सबसु फूटरी रानी कौन है? किशोरी देवी। अब किशोरी देवी को छोरो कौन? कान्हा। तो साहब किशोरी देवी बोली चूड़ा जी ने कि साहब थे मारू प्रेम करो जी की तो चौकी बात है, लेकिन वो प्रेम जद ही मैं सही मानो जब थे माड़ा बेटा ने मारवाड़ को राजा बनाओ। तो अब रानिया बात मांग ली, जना मना थोड़ी करे राजा की, साहब छोटी सी बात है, अच्छी टेंशन करी। तो साहब चूड़ा ने क्या किया? किशोरी देवी के प्रभाव में आकर के कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहां का? मारवाड़ का, मंडोर का, जबकि योग्य कौन है? रणमल। ठीक है, अब रणमल ने बेचारा ने छोटी सी जागीर दे दी जोजावर की। कौन सी जागीर दे दी? जोजावर की जागीर दे दी। कौन ने? ई रणमल ने। कौन दी? रावचूड़ा। अब रावचूड़ा की ये छोटी सी जागीर सु रणमल राठौड़ संतुष्ट को नहीं, महत्वाकांक्षी ज्यादा। तो महत्वाकांक्षा अगर ज्यादा है तो आदमी कहीं करे, ज्यादा प्राप्त करवा को प्रयास करे, सही। तो उस आप इस जागीर सु संतुष्ट को नहीं हो। कुणे? रणमल। तो रणमल कहीं करे हो, लाखा की शरण में चलेगो, कठे चित्तौड़। ठीक है, अब रणमल चला जा रहे लाखा के शरण में, लाखों है ना, रणमल ने एक छोटी सी जागीर दे दी, और वह जागीर कौन सी? धानाला की जागीर। कौन सी जागीर? धानला की। तो रणमल जो है राणा लाखा की शरण में। सही है, और लाखा है ना, रणमल ने धानला की जागीर दे दी। कौन सी जागीर दे दी? धानला की। ठीक है, ई रणमल की एक बहन है, और भी बहन को नाम है हंसाबाई। नाम तो सुनेड़ बोलो था को।
कौन? हंसाबाई। ठीक है। अब रणमल कहें करो आपकी बहन हंसाबाई की शादी कर दी राणा लाखा के साथ, लेकिन एक शर्त लगाई, और शर्त क्या लगाई कि साहब हंसाबाई के होबाड़ो जो को लड़को है ना वो ही मेवाड़ को शासक बने, वही मेवाड़ को महाराणा बने। सही। तो आज में जब कोई सुंदर ने देखे ना, बहुत ज्यादा सुंदर ने, तो विवेकहीन हो जाए, अगर कहीं हो जाए विवेकहीन हो जाए, विवेक शून्य हो जाए अपने विकेश का, दिमाग काम करो बंद कर देते, ज्यादा चित्रों जानो मेरे सुना, क्योंकि थे ज्यादा सुंदर चीजें देखता रोक सर। सही। तो लाखा भी कहीं हो विवेक शून्य होगो, और बिना सोचा समझा बिना ही इन वचन दे दियो साहब बिल्कुल मैं थान वचन दे रहे हूं कुण लाखों कि साहब हंसाबाई को होबाड़ो जो को लड़को है ना वो ही मेवाड़ को शासक बोलो। तो लाखा की हंसाबाई की शादी होगी, और इस शादी सु एक लड़को यो जिको नाम हो मोकल। विवाह हो गया दोनों का, और पुत्र हो कौन? मोकल। 78 को दिक्कत को नहीं, चलेगा आगे। अब साहब साड़ो मेवाड़ महाराणा को साड़ो कौन? रणमल। तो पूरो को पूरो होम मिनिस्ट्री को पूरो दबाव गराड़ी को, तो अब रणमल को तो प्रभाव ज्यादा ही है। कोनी अपा मना कर देंगे बारह पड़ा सात सलांतरी कौन कर सका साहब, बिल्कुल ही बज की रानी खेली जे अपन करनी ही पड़ लो, नहीं तो शाम ने फिर आता सुई बनाओ और चेपो, इसलिए आंखों मान रखना जरूरी है वीराओं। ठीक है। तो अब हुए कहीं रणमल को साफ प्रभाव लगातार बढ़ रहे। अब अठीन कहीं हो लाखा जी की मृत्यु होगी, और मोकल की आयु 12 साल। तो लाखा के मरने के बाद में जी मोकल शासक बने हो, तो शासक बनता ही हंसाबाई है ना मोकल को संरक्षक बना दियो कुंड रणमल ने। ठीक। पहली कौन हो? कुंवर चूड़ा। ठीक है। तो संरक्षक यहां नाम दो कर लेते हैं, एक तो आरंभिक, आरंभिक तो है कुंवर चूड़ा। कौन है? कुंवर चूड़ा। और हंसाबाई द्वारा नियुक्त रणमल। कोई दिक्कत को नहीं, 1% भी। तो कुंवर चूड़ा जो था ना ये लाखा का सबसे बड़ा पुत्र है। किसका? लाखा का सबसे बड़ा पुत्र है कौन? कुंवर चूड़ा। तो कुंवर चूड़ा ने हंसाबाई और लाखा का विवाह संपन्न कराने के लिए अपने राज्य के पद का त्याग किया था, इसलिए कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पिता भी कहा जाता है। ठीक है। आगे चले। अब हंसाबाई ने कुंवर चूड़ा को तो राजकीय पद से हटा दिया, संरक्षक के पद से, और हंसाबाई ने नियुक्त कर दिया किसको? रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़ कौन है? हंसाबाई का भाई है। तो अब साहब मेवाड़ का मायने शासक तो मोकल है, लेकिन सिक्को कौन को चाले? मोकल का मामा रणमल राठौड़ को। कोई दिक्कत को नहीं उठा तक, 1% भी। चला आगे। अब साहब घटना कहीं हुई, यही एक और कहानी आपको सुनाते हैं ना, गौर करके सुनना। कहते हैं कि जब रणमल राठौड़ को जोजावर की छोटी सी जागीर मिली और चूड़ा ने कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो रणमल राठौड़ जो है नंगे पांव अपने पूरे परिवार के साथ करणी माता की शरण में गया। किसकी? करणी माता की शरण में गया। ठीक है। इस समय माता जी स्वाप में थे, देशनों की स्थापना नहीं हुई अभी तक। ठीक है। और जाकर के देवी के पैर पकड़ लिए और देवी से प्रार्थना की कि या तो आप मंडोर का राज्य मुझे दिलाएं, अन्यथा मैं आपके चरणों में यहीं अपने जीवन त्यागने वाला हूं। तब देवी ने इसको वरदान दिया कि मंडोर का राज्य तुझे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। क्या लगेगा? थोड़ा सा समय लगेगा। तो देवी ने भविष्यवाणी कर दी कि मंडोर का भावी शासक कौन है? रणमल है। अब इस घटना की जानकारी मिली कान्हा को, तो कान्हा देवी की परीक्षा लेने के लिए, किसकी? करणी माता की परीक्षा लेने के लिए पहुंचा देवी के पास, और देवी से कुछ कठोर शब्दों में अनैतिक बातें कहनी शुरू कर दी, और बातों ही बातों में देवी से उलझ गया। और उलझा किस बात पर? भविष्य वाली बात क्यों लेकर के, कि अगर आप इतनी बड़ी भविष्य वक्ता हैं तो आप बताएं कि मेरी मौत या मेरी मृत्यु कब होगी। कौन पूछ रहा है? कान्हा पूछ रहा है करणी माता से। सही। अब जब कान्हा ने इस प्रकार से अपनी मृत्यु पूछा तो देवी को थोड़ी सी हंसी आ गई, और देवी ने कहा कि दुष्ट, ये काल तो सत्य है, जो यहां आया है उसको तो जाना पड़ेगा, मैं भी एक दिन जाऊंगी, तो कोई और चीज पूछ ली, ये क्या पूछ रहा है? तो आवश्यक था
इसने कहा नहीं साहब अगर आपको बताना है तो मेरी मृत्यु बताओ, मैं कब मरूंगा। तो देवी ने इसको कहा भाई तो 2 महीने में तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये भयंकर रूप से राक्षसों की भांति उपहास करने लगा और कहा कि मैं एक राजा हूं और 2 माह में न जाने कितनी बार युद्ध में जाऊंगा, और युद्ध करते हुए मैं अगर वीरगति को प्राप्त हो गया तो वो आपके कहे अनुसार थोड़ी मरा, अगर आपको तो बताना तो अभी का भी बताऊं ना कब मरने वाला हूं। अब देवी की क्रोध की सीमा ना रही और देवी ने तुरंत अपना खांडा उठाया। खांडे में दोनों तरफ धार होती है, थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है तलवार से, और तुरंत एक जमीन के ऊपर लकीर खींची कि अगर तुमने अपना पैर इस लकीर के अंदर रखा तो तेरी मृत्यु आज और अभी निश्चित है। ये देवी की परीक्षा लेने के लिए आतुर था। तो इसने तुरंत ही अपना पैर उस लाइन के अंदर रखा और देवी ने 9 हथी सिंह का रूप धरा। डिंगल में इसको 1 हाथ बोला जाता है। तो 9 हथी सिंह का रूप धरा और देवी ने कान्हा का भक्षण कर लिया। जोत्या गुण मिली पूरा का पूरा नहीं है, जहां बिजली चिमके ना, जहां बिजली सी पड़ी और पता ही गुन चलो कान्हा जी कटे गायब होगा। तो करणी माता द्वारा कान्हा का वध कर दिया गया। कान्हा के वध की सूचना मिली रणमल को, जो इस समय चित्तौड़ में है। तुरंत ही रणमल ने मेवाड़ की सैनिक सहायता से मंडोर पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके ये मारवाड़ का राजा बन गया। कौन? रणमल राठौड़। तो इस प्रकार रणमल राठौड़ करणी माता के आशीर्वाद से मारवाड़ का राज्य प्राप्त कर लेता है। कोई समस्या नहीं। जिस समय रणमल राठौड़ मंडोर का शासक बना उस समय ये मोकल का संरक्षक है। तो इधर मोकल का संरक्षक है तो मेवाड़ में भी सिक्का चलता है, इधर मारवाड़ का शासक बन गया है तो मारवाड़ में भी इसका सिक्का चलता है। इसलिए रणमल राठौड़ को मेवाड़ और मारवाड़ का सर्वे सर्वा कहा जाता है। कोई समस्या नहीं। चले आगे। अब कहते हैं, यही एक और कहानी सुना रहा हूं आपको, है ना। कहते हैं कि रणमल राठौड़ को जब देवी ने वरदान दिया था राज्य प्राप्ति का, तो उस समय इसने मन में एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं देवी को बहुत बड़ी जागीर दूंगा अगर मैं राजा बन गया। तो आपा भी कई बार भगवान के प्रार्थना को मैं बोल दिया करना भाई अगर मैं नौकरी लाग गो या मेरा वो काम सिद्ध हो गो तो मैं 1 महीना की तनख्वाह चढ़ाऊंगा या स्वामी करूंगा। विशेष और सब ट्यूबवेल कू वगैरह करावा ना, तो भी टाइम पर आप बालाजी के स्वामी करा करें ट्यूबवेल जिया पूर्ण रूप से अपनी हो जाए जना। तो आप प्रसाद बोला भी प्रकार से वो भी एक मन में प्रतिज्ञा ले ली कि साहब मैं देवी ने एक बहुत बड़ी जागीर दूंगा। तो अब वो राजा बन गो। तो राजा बने बाद में वो वापस गयो देवी घर और देवी जार बोले साहब मैं आपने एक बहुत बड़ी जागीर देवो चाहूं। तो देवी बोली भाई मैं जागीर को काई करूं, मेरे कन संपत्ति आगे और पीछे गाया है, तो गाया है जो कि आराम से खुली पूरा का पूरा क्षेत्र में चल रही है, तो मन जागीर की कोई आवश्यकता है को नहीं। तो रण में थोड़ो मायूस हो गो। अब देवी तो देवी ही मन की बात जान ली। तो देवी देखी रही कि प्रतिज्ञा अगर शांत नहीं हुई तो दिक्कत हो जासी। जना देवी ने बोले तू यहां कर मने छोटी मोटी कोई जगह दे दे। तो रणमल राठौड़ कहीं करो 10 गांव के बीच की एक जमीन दे दी, लगभग 36 किलोमीटर को एरियो। कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर को एक एरियो दे दियो माता जी ने, जेडे 10 गांव की सीमा लगा। तो 10 गांव की सीमा के बीच वाला जो भाग है ना, इन्हीं आपा बोला देशनोक। कहीं बोला? देशनोक। तो देशनोक शब्द क्या बढ़ियो? यहां 10 गांवों की सीमा लगती है, 10 गांवों के नौक के ऊपर ही स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ गया देशनोक। सही। और विशेषता और है, केवल मात्र एक ही पेड़ है और वो भी किसका? झाड़ी का। दूसरा कोई पेड़ इसके अंदर उत्पन्न नहीं होता है। तो ये 36 किलोमीटर का एरिया जिसको माता जी का औरण कहते हैं। क्या कहते हैं? माता जी का औरण कहते हैं। और यही 36 किलोमीटर का एरिया जिसमें 10 गांवों की सीमा लगती है, इसको हम देशनोक कहते हैं। सही है। इस प्रकार ये देशनोक की जो जागीर जो थी, जो क्षेत्र था, वो रणमल राठौड़ ने ही देवी को प्रदान किया था। कोई समस्या नहीं। चले आगे। अब साहब मोकल की हत्या के समय रणमल राठौड़ कहां? मंडोर में। जैसे इसे पता चला इसके भांजे मोकल की हत्या हो गई है तो राज के चिन्ह उतार फेंक करके तुरंत सीधा का सीधा पहुंचा चित्तौड़। और चित्तौड़ पहुंचते ही सबसे पहले कुंभा को मेवाड़ का शासक बना दिया। सही है। और कुंभा का भी आरंभिक संरक्षक कौन है? रणमल राठौड़ है। एक चीज हो गई। अब रणमल राठौड़ की सहायता से ही कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में विजय प्राप्त की। दूसरा, चाचा और मेरा के विरुद्ध जो सैनिक अभियान किया था, उस सैनिक अभियान में भी कुंभा को ज्यादा सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन था? रणमल राठौड़ था। कोई दिक्कत नहीं। इस समय 2 घटनाएं घटित होती है। कितनी घटनाएं? 2 घटनाएं। और उनमें से पहली घटना की हम बात कर रहे हैं। सही। पहली घटना क्या थी?
जब हंसाबाई ने कुंवर चूड़ा को मोकल के संरक्षक पद से हटाया और रणमल राठौड़ को संरक्षक बनाया, तो कुंवर चूड़ा मेवाड़ का, चित्तौड़ का त्याग करके मालवा चला गया और मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की शरण में रहा। कौन? कुंवर चूड़ा। अब कुंवर चूड़ा जब मेवाड़ का त्याग करके और मालवा जाने लगा, तब इसका रियल छोटा भाई, किसका छोटा भाई? इस कुंवर चूड़ा का छोटा भाई जो था वो भी इसके साथ, किसके साथ? कुंवर चूड़ा के साथ मालवा की ओर जाने लगा। उसने कहा कि साहब नहीं, अगर आप यहां नहीं रहेंगे तो मैं भी यहां पर नहीं रहूंगा। कौन कह रहा है बात? ये बात कर रहा है इसका भाई, किसका? कुंवर चूड़ा का। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चलें आगे। अब कुंवर चूड़ा ने अपने भाई को समझाया और समझा करके उसको कहा कि अगर कालांतर में मुझे मेवाड़ के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी होगी तो वो जानकारी तुम्हारे माध्यम से ही मुझे प्राप्त होगी, और दूसरा, अगर तू कम से कम यहां रहेगा तो रणमल राठौड़ के प्रभाव पर थोड़ा सा अंकुश भी रहेगा, इसलिए तू यहीं रहे। कहां रहे? चित्तौड़ में रहे। तो इस प्रकार कुंवर चूड़ा अपने भाई को चित्तौड़ छोड़ करके और मालवा चला जाता है। कहां चला जाता है? मालवा। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब वो व्यक्ति जो चित्तौड़ में ही रहा वो कौन था? वो कुंवर चूड़ा का छोटा भाई है। किसका? कुंवर चूड़ा का छोटा भाई है। तो वो कुंवर चूड़ा का छोटा भाई, और उसका नाम क्या? राघव देव। कौन था? राघव देव। तो राघव देव की हत्या करवा दी किसने? रणमल राठौड़ ने। मेवाड़ का प्रसिद्ध सिसोदिया सामंत, सरदारी कह देता हूं मैं ना, सिसोदिया सरदार राघव देव था। कौन था? राघव देव था। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। अब प्रश्न आता है कि राघव देव की और रणमल राठौड़ के मध्य संघर्ष का कारण क्या रहा? तो उसका एक कारण माना जाता है कि जब रणमल राठौड़ ने चाचा और मेरा और अन्य रणमल की मोकल की हत्या में जिम्मेदार जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों के विरुद्ध जब इसने सैन्य कार्रवाई की, तो उस सैन्य कार्रवाई के दौरान इन विरोधी सरदारों की बहुत सारी लड़कियां, उनके परिवार की महिलाएं, ये रणमल राठौड़ के हाथ लगी। ठीक है। और रणमल राठौड़ जो था उसने उन सारी की सारी महिलाओं को लाकर के, लड़कियों को लाकर के और अपने अंतःपुर में डाल दिया। इसकी सूचना जब मिली राघव देव को, तो राघव देव को क्रोध आया और उसने तुरंत ही उन सारी की सारी लड़कियों पर अपना स्वयं का अधिकार कर लिया। यही इन दोनों के मध्य संघर्ष का कारण माना जाता है ख्यात साहित्य के अनुसार। किसके अनुसार? ख्यात साहित्य के अनुसार। सही है। चलें आगे। अब घटना क्या हुई? उसी समय रणमल राठौड़ ने इस राघव देव की हत्या की योजना बनानी प्रारंभ कर दी, और कुछ ही समय बाद सारंगपुर विजय के बाद 1438 ईस्वी में रणमल राठौड़ ने हत्या करवा दी। किसकी? राघव देव की। किसकी? राघव देव की हत्या करवा दी। किसने? रणमल राठौड़ ने। रणमल राठौड़ द्वारा राघव देव की हत्या करवाना एक कारण तो यह माना जाता है, और दूसरा, उसी समय रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की सेना में राठौड़ सैनिकों की संख्या बढ़ानी प्रारंभ कर दी, जिसके कारण कुंभा जो था वो इससे सशंकित हो उठा, और कुंभा इस घटना से भयंकर रूप से चिंतित रहने लगा कि राठौड़ सैनिकों की संख्या सिसोदिया सैनिकों की संख्या से अधिक है ना। तो रणमल ने मेवाड़ी सेना में राठौड़ सैनिकों की संख्या
में वृद्धि कर दी। जिससे कुंभा सशंकित हो उठा। सही। और अब कुंभा ने इस रणमल राठौड़ के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए कुंभा ने रणमल राठौड़ की हत्या की अनुमति प्रदान कर दी। कोई दिक्कत नहीं। और कुंभा की अनुमति के बाद सरदारों ने मिलकर के इसको सल्टाने की योजना बनाई। अब योजना बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका? अब वो योगदान जो है उसमें माना जाता है, एक तो कुंवर चूड़ा, ठीक, जो वापस आ गया था, एक महप्पा पंवार जिसको कुंभा ने क्षमा प्रदान कर दी थी। इन दोनों ने मिलकर के इसकी हत्या की योजना बनाई थी। दोनों अगर अलग अलग आ जाएं, जैसे प्रश्न आ गया कि रणमल राठौड़ की हत्या में सर्वाधिक योगदान किसका, तो ए ऑप्शन आ जाता है जैसे कुंवर चूड़ा, बी आ जाता है महप्पा पंवार। तो हमें बिना सोचे समझे महप्पा पंवार पर ज्यादा टिक कर देना है, क्योंकि ये नंबर 1 जाएगा, फिर 2 नंबर अपने कुंवर चूड़ा हो जाएगा। तो महप्पा पंवार अगर नहीं है तब हमें कुंवर चूड़ा कर देना है ना। किसी भी स्थिति में ये नहीं कर देना है कि कहीं आप दासी का नाम लिख दो भारमली, नहीं, है ना। अगर दासी पूछे तभी हमें दासी के बारे में बताना है, अन्यथा प्रश्न अपना गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अब इन्होंने मिलकर के रणमल राठौड़ की हत्या की योजना बनाई। ठीक है। राजपूत काल में जब भी किसी राजा या सामंत की लड़की का विवाह होता था तो राजा या सामंत जो है अपनी लड़की को दहेज में बहुत सारी दासियां दिया करता था। उन दासियों को कहा जाता था डावरिया। ठीक है। इसी को डावरिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनमें से कुछ ज्यादा सुंदर होती थी तो राजा उसे अपनी उपरानी के रूप में रख लेता था। तो जब हंसाबाई का विवाह हुआ राणा लाखा के साथ, रणमल जो था उसने बहुत सारी दासियां दहेज में दी। किसको? हंसाबाई को। इनमें से एक सुंदर दासी थी जिसका नाम था भारमली, और भारमली की सुंदरता पर मुग्ध था रणमल राठौड़। जब भी रणमल राठौड़ चित्तौड़ जाता अपना अधिकांश समय इसी दासी के साथ व्यतीत करता। सही है। ये दासी जो है इसने कुंभा को प्रारंभ से ही अपनी गोद में खिलाया है और कुंभा को ये अपना पुत्र मानती है। कुंभा की कही गई किसी भी बात को टालती नहीं है। सही। तो सारंगपुर युद्ध में विजयी होने के बाद 1438 ईस्वी की बात है, रणमल राठौड़ जो है वो चित्तौड़ में है और अपना अधिकांश समय ये अपनी प्रिया भारमली के साथ ही व्यतीत करता है। तो कुंभा ने गुप्त रीति से भारमली के पास संदेश भिजवाया कि आज जब रणमल राठौड़ रात्रि व्यतीत करने के लिए आपके यहां आए तो आप उसे शराब पिला देना। तो अब साहब रणमल राठौड़ गयो भारमली कने और भारमली ने दे पिंट्योर पिंट कर दियो। कुन्ने? रणमल ने। अब साहब रणमल राठौड़ पिंट्या सु ज्यादा पिंटो गो और एक चारपाई के ऊपर लेट गो। ज्यादा पीबा के कारण की जो की स्थिति ही बात थोड़ी सी कमजोर होगी और इन तुरंत ही बेसुध होगो। इन तुरंत ही हंसाबाज की दासी ने भारमली हंसाबाई की, उसने तुरंत ही इसको चारपाई से बंधवा दिया और चारपाई से बंधवार एक अपना पीछे से अटैक हुई और बी अटैक के मायने वो मारो गयो। कौन है? रणमल राठौड़। तो रणमल राठौड़ की हत्या की सूचना एक ढोली हो मेड़ी, जानो मेड़ी बोलिया करे बालकनी ने ना, बालकनी मेड़ी बोलिया करे, तो भी मेड़ी कमाने खड़े हो और वो तुरंत एक रात ने लगभग 2-3 बजे करताल वाद्य यंत्र बजाए। कौन सो? करताल। करताल जानो? एक तो वह खड़ताल और एक वह करताल। तो आपने पश्चिमी राजस्थान का लंगार मंगनी आ रहा है ना, लकड़ी की 2 बड़ी बड़ी खबचा सी राखिया बना गुलाम लेर बजाया करा, बिन तो आपा बोलिया करा खड़ताल, है ना। और करताल जी की वह ना बा होया करा अपने जे थे नारद ने देखे बोला, तो नारद का हाथ में जो वाद्य यंत्र बिन करताल बोलिया करा, तो वह करताल वाद्य यंत्र बजाए और जोधा तक सूचना पहुंचाई। जोधा कौन है? ये रणमल राठौड़ को पुत्र है, वो भी बैठेगी पिताजी की सहायता के लिए। तो वो देखो यार वो रात में त्यारा ढोली है डू में जो त्यारा कि यहाँ करताल बजा रहे हैं। बस तुरंत खोजबीन करी तो पता चलो साहब रणमल राठौड़ जी तो सल्ट गए, ठाकुर नंबर है 8 हम कल्टी मारो। तो जोधा आपका पूरा का पूरा परिवार ने राठौड़ से निकाल लेर बैठे हो मारवाड़ की ओर चाल को शुरू कर दियो। बी टाइम पर जोधा को पीछू कर रहे हैं कौन? कुंवर चूड़ा। कौन कर रहे हैं? कुंवर चूड़ा एक पीछे लागो कौन के? जोधा के।
और जोधा बटेसु भाग और काहुनी गांव का माने शरण ले ली। कौन सा गांव में? काहुनी गांव में। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं ना। हंसाबाई की दासी, किसकी दासी? हंसाबाई की दासी भारमली द्वारा अधिक शराब पिलाने व शिशोदिया सरदारों के आक्रमण में रणमल मारा गया। कहां पर? चित्तौड़ में। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। रणमल का पुत्र जोधा मारवाड़ की ओर पलायन करता है। सही है। कुंवर चूड़ा जोधा का पीछा करता है। सही। जोधा ने ये काहुनी गांव ना सोजत के पास है ना। काहुनी गांव में शरण ली। कौन से गांव में? काहुनी गांव में। और उसी समय जोधा के और कुंवर चूड़ा के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध को कहा जाता है अरबली का युद्ध है ना। तो अरबली, कौन सा? अरबली युद्ध में, कौन से युद्ध में? अरबली युद्ध में चूड़ा ने जोधा को पराजित कर सोजत और मंडोर पर अधिकार कर लिया चूड़ा ने। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। चलेगा आगे। ये जो घटना है अधिकार करने वाली नवंबर 1438 ईस्वी की ये घटना है जब इसने मंडोर पर और सोजत पर अधिकार कर लिया। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अब चूड़ा जो है ये कुंतल को मंडोर का शासन सौंप करके और खुद आ जाता है चित्तौड़। चूड़ा ने कुंतल को मंडोर का प्रबंध सौंपा। स्वयं चित्तौड़ आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब कुंभा ने जो है ना, कुंभा ने 1438 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक अर्थात 15 वर्ष मंडोर पर अधिकार रखा। सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1453 ईस्वी में जोधा ने अपनी शक्ति को संगठित किया और मंडोर पर आक्रमण करता है। इस समय मंडोर का शासन प्रबंध चला रहे हैं अक्का सिसोदिया और आहाड़ा हिंगोला। इन दोनों को
जोधा ने पराजित किया और जोधा ने दोनों को पराजित करके मंडोर पर पुनः अधिकार कर लिया। कोई समस्या नहीं। 1453 ईस्वी में राव जोधा ने अक्का सिसोदिया और अहाड़ा हिंगोला को पराजित कर मंडोर पर अधिकार कर लिया। किस पर? मंडोर पर। किसने? राव जोधा ने। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। अब कहते हैं कि जब कुंभा को 1453 ईस्वी में मंडोर पर जोधा के अधिकार की सूचना मिली, तब उसने पुनः मंडोर विजय के लिए एक सेना भेजने का आदेश दिया। उसी समय हंसाबाई ने इसको समझाया कि अपने ही स्वजाति बंधुओं से संघर्ष करने का कोई लाभ नहीं है। तो हंसाबाई के कहने पर जोधा में और कुंभा में एक संधि हो गई। लेकिन जैसा अपने डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि राजनीतिक कार्यों में जो है सलाह मशवरा जो है कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण भाग अदा नहीं करता है। यहां जो है भावी योजनाएं ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो दशरथ शर्मा के अनुसार गुजरात और मालवा के जो लगातार संघर्ष थे, उनसे कुंभा ने अनुभव कर लिया था कि यदि मारवाड़ के संघर्ष को समाप्त नहीं किया है तो आगे जाकर के इसके परिणाम और ज्यादा भीषण हो सकते हैं। भाई अभी तो केवल मालवा से गुजरात से आक्रमण हो रहे हैं, कल को मान लो इन दोनों के साथ मिल जाता है कौन? राव जोधा, तो कुंभा की स्थिति और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इसलिए कुंभा ने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए मारवाड़ के इस संघर्ष को यहीं समाप्त कर दिया। ठीक है। तो दशरथ शर्मा के अनुसार कुंभा ने गुजरात मालवा गुजरात और मालवा संघर्ष से सीख लेकर राव जोधा से संधि कर ली। किसे? राव जोधा से संधि कर ली। और उस संधि को कहा जाता है, कौन सी संधि? आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि? आवड़ बावड़ की संधि। आवल बावल की संधि। सही है। आंवल का अर्थ होता है आंवले और बावल का अर्थ होता है बबूल। तो जहां तक आंवले वृक्ष रहेंगे वो सीमा रहेगी मेवाड़ की, और जहां से बबूल शुरू हो जाएंगे वो सीमा मानी जाएगी किसकी? मारवाड़ की, है ना। तो वृक्षों से ये सीमा जो है निर्धारित हो रही है। सही। इसमें दो रियासतें हैं, एक तरफ है मेवाड़, एक तरफ है मारवाड़। इसमें दो शासक हैं, राणा कुंभा और इधर है राव जोधा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला क्या हुआ? मेवाड़ मारवाड़ सीमा विवाद समाप्त हुआ या हल हो गया। सीमा विवाद का हल हुआ। ठीक है। दोनों राज्यों का मिड निर्धारित कर दिया गया सोजत पाली को। दोनों रियासतों का मध्य स्थल
सोजत था। ठीक है, इसी समय एक काम और किया जोधा ने। जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार कुंवरी, सही, और कुंभा के लड़के का नाम था रायमल। तो जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कुंवरी का विवाह है कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। सही है, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी लिख देते हैं, कुंवरी एक ही बात है, देवी का विवाह है कुंभा के पुत्र, किसके? कुंभा के पुत्र रायमल से हुआ। सही, तो इस प्रकार कुंभा ने जो था ये इस समस्या का भी निजात कर लिया था। ठीक है, तो रणमल राठौड़ के वर्चस्व को समाप्त किया, सोजत और मंडोर के ऊपर लगभग 15 वर्षों तक अधिकार रखा, और उसके बाद में एक संधि करके इस संघर्ष को हमेशा के लिए क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने? कुंभा ने। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। आगे की ओर चल रहे हैं। अगली चीज को चल रहे हैं ना। एक मीर जाति है। कौन सी जाति है? मीर जाति। भीलवाड़ा जिले में है बदनौर। कौन सी जगह है? बदनौर जगह है एक, बदनौर। जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। ठीक है, तो भीलवाड़ा के बदनौर के निकट ये मेर जाति निवास करती है। महाराणा लाखा के समय इन मेरों का दमन हुआ और मेरों ने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली। सही, लेकिन महाराणा मोकल की हत्या के बाद चाचा और मेरा ने इनको भड़काया, और भड़काने से मेरों का नेता था मुनीर। मेर नेता है मुनीर। इसने कुंभा के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया, लेकिन कुंभा ने मेर नेता मुनीर को युद्धों में पराजित किया और पराजित करके इसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। ठीक है, तो मेर नेता मुनीर का दमन किया। किसने? कुंभा ने। किसने? कुंभा ने। एक चीज हो गई। अंतिम चीज, डूंगरपुर जो है ना, इस डूंगरपुर के शासक ने भी, कुंभा जब शासक बना तो उसका लाभ उठा करके, अव्यवस्था का लाभ उठा करके इसने अपने आप को पुनः मेवाड़ से स्वतंत्र कर लिया। लेकिन कुंभा ने डूंगरपुर के शासकों को भी पुनः अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। तो इस प्रकार हमने कुंभा का जो राजनीतिक जो जीवन था, जो युद्धों का, संघर्ष का जो काल था, उसका पूरा का पूरा अध्ययन हमने कर चुके हैं। तो इस प्रकार हमने चर्चा की कुंभा की अन्य जो समस्याएं थी उनकी, इसकी आबू सिरोही विजय, इसकी हमने चर्चा की हाड़ौती विजय, रणमल राठौड़ के वर्चस्व को समाप्त करना, मंडोर सोजत की विजय, कुंभा के साथ एक शांतिपूर्ण संधि, और संधि की जो प्रमुख शर्तें थी वो भी क्या कहते हैं ना, संधि 1453 ईस्वी में होती है। मैंने लिखा नहीं है, आप ध्यान रखें ना। कई गाइडों में 1457 दे रखा है, वो असत्य है, गलत है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा केवल 15 वर्ष ही इसका अधिकार रहा है। कितने वर्ष? 15 वर्ष। तो 15 वर्ष यही समय आता है 1438 ईस्वी से 1453 ईस्वी। कोई समस्या नहीं, चलेगा आगे। इसके बाद में संधि, और संधि के बाद ये संघर्ष जो था वो समाप्त हो गया और मेवाड़ मारवाड़ सीमा का विवाद भी हल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपनी अगली जो क्लास होगी उसमें हम चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे कुंभा का सांस्कृतिक योगदान। ठीक, थैंक यू।